जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर गुनहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह की चींटी, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। आप देख रहे हैं गुनाह की चींटी शकील साजिद के साथ। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के लालपुर थाना क्षेत्र में कुछ दिनों पहले सेवानिवृत्त अकाउंटेंट दामोदर सिंह राजपूत अचानक रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गए। शुरुआत में इसे गुमशुदगी माना जा रहा था, लेकिन पुलिस की पैनी नजर और तकनीकी तफ्तीश ने इसे एक सुनियोजित हत्याकांड बताया। मुंगेली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अत्याधुनिक त्रिनयन ऐप के जरिए एक संदिग्ध वाहन का सुराग लगाया, जिसने जांच की दिशा ही बदल दी। जांच में जो तथ्य सामने वो किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं थे। दामोदर सिंह के पास करोड़ों की संपत्ति थी, जिस पर उनके सगे भाई और परिजनों की नीयत शुरू से खराब थी। आरोपियों ने बेहद शातिराना तरीके से पहले दामोदर और उनके बेटे के बीच दरार पैदा की। उन्होंने दामोदर को डराया कि उनका बेटा ही उनकी जान का दुश्मन है। डर का फायदा उठाकर आरोपियों ने दामोदर की संपत्ति अपने नाम करा ली और बेटे को बेदखल करने के लिए फर्जी वचन पत्र भी तैयार करवा लिए। जब संपत्ति हथियाने का काम पूरा हो गया तो दामोदर सिंह को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया गया। इसके लिए बाकायदा बाहरी गुर्गों को सुपारी दी गई। घटना वाले दिन जब दामोदर एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे, तब आरोपियों ने उन्हें रोका और उनका अपहरण कर लिया। गाड़ी के भीतर ही बेरहमी से गला घोंटकर जान ले ली गई। साक्ष्यों को मिटाने के लिए शव को दूसरे जिले के घने जंगलों में ले जाकर दफना दिया। हत्याकांड का सबसे चौंकाने वाला पहलू पुलिस को चकमा देने की कोशिश। आरोपियों ने दामोदर का मोबाइल फोन लिया और उसे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ले गए। वहां मोबाइल को चालू हालत में गंगा नदी में फेंक दिया, ताकि पुलिस की लोकेशन ट्रेनिंग ये बताए कि दामोदर घर छोड़कर साधु बन गए हैं और अध्यात्म की तलाश में प्रयागराज चले गए हैं। मुंगेली पुलिस की अत्यंत सतर्कता ने इस पूरी कहानी को बेनकाब कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 11 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि साजिश में शामिल 4 नाबालिगों को भी हिरासत में लेकर बाल संप्रेषण गृह भेजा गया है। आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल की गई गाड़ी और सुपारी की रकम बरामद हो गई है। फिलहाल सभी आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं। थाना क्षेत्र में एक मिसिंग केस दामोदर सिंह राजपूत का दर्ज होता है। इसके बाद पुलिस अपना मिसिंग पर्सन को ढूंढने के लिए अपना कार्य शुरू करती है। मिसिंग केस को सॉल्व करते करते बाद में पता चलता है कि यह मिसिंग के साथ साथ हत्या का केस है। इसके बाद इसके पूरी घटनाक्रम को पुलिस छानबीन करती है, जिसमें यह पता चलता है कि दामोदर सिंह राजपूत की हत्या प्रकरण, जिसको जाफल हत्याकांड के नाम से हम जान सकते हैं, इसके परिवारजनों में इसके भाई लोग, जिसमें मेन रामपाल और उसके अन्य साथीगण जो परिवार के सदस्यों ने मिल करके इसको हत्या करने का प्लानिंग किया था, और संजय यादव नाम के व्यक्ति को सुपारी दिया था, जिसने अपने 5 और साथियों के साथ में मिल करके दामोदर सिंह राजपूत को गायब करने और उसकी हत्या करने और शव को दफनाने का उसने प्लान बनाया था। इस पूरे घटनाक्रम का जब हम लोगों ने जांच किया तो जांच करने के बाद में घटना का कारण पता चला लालच। दामोदर सिंह राजपूत के मिसिंग होने से पहले दामोदर सिंह ने अपने पूरे जमीन और जायदाद और पूरी प्रॉपर्टी को धीरे धीरे वह अपने भाइयों और उसके पहचान वालों के नाम पर बेचने का कार्य प्रारंभ किया था, और लगभग उसने बहुत सारा जमीन की रजिस्ट्री अपने रामपाल के कहने पर उसने अपने रामपाल के पहचान वालों के साथ पे किया था। घटना के दिनांक में रामपाल और उसके भाई ने उसको जवारा कार्यक्रम के लिए उसको बुलाया था। जब उसको बुलाया था तो रास्ते में खपरी कला के पास में संजय यादव उसका पीछा करते करते आया और उसको रोका, और रोकने के बाद में वहीं पर गमछा बांधे था, उस गमछा से गला घोंट करके मार दिया और अपने गाड़ी पर उसको ले करके पंडरिया थाना के पास में देवरसा गांव है, वहां के जंगल में मतलब जा करके शव को उसने वहां पर बरी कर दिया। बाद में इस चीज में और हम लोगों को जांच के बाद में ये पता चला कि रामपाल जो है उसकी जमीन को हथियाने का प्लान बहुत पहले से कर रहा था, क्योंकि इसके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, जो सेवानिवृत्त होने के पश्चात इसको पैसा भी मिलता और इसका जमीन था।
इसका उसने पूरी की पूरी जो चीजें थी यह कई साल पहले लगभग 2016-17 से प्रारंभ कर दिया था और इसने उसकी पत्नी और बच्चों के बीच में भेद करने का काम प्रारंभ कर दिया था। और मृतक दामोदर सिंह राजपूत का उसके बच्चे के साथ में बहुत अच्छा संबंध नहीं था, इसीलिए मिसिंग होने के बाद में रामपाल और उसके भाई ने अपने समाज के काफी सारे लोगों को आया और उसने पहले ही दिन जब अपना ज्ञापन दिया तो उसने हत्या होने वाली बात कही थी, लेकिन उसने कहा था कि उसके बेटे संजय सिंह ने उसकी हत्या करवाने का प्रयास किया है या हत्या उसने किया होगा। इसी के बेस पर जब आगे हम लोग पता करते गए तो एकदम ये क्लियर हो गया कि ये पूरी हत्या का जो प्लान था यह रामपाल और उसके परिवारजनों ने किया था, जिसको संजय यादव ने यहाँ पर एक एग्जीक्यूट करने का काम किया। राजधानी रायपुर अब नशा मुक्त होने की दिशा में एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। राजधानी की कमिश्नरेट पुलिस ने सोमवार देर रात ड्रग्स के एक नेटवर्क पर प्रहार किया, जिसके तार दिल्ली से लेकर पड़ोसी राज्यों तक जुड़े हैं। पुलिस ने गुमा गांव के एक बड़े लॉजिस्टिक वेयरहाउस और कबीर नगर के रिहायशी इलाके में दबिश देकर नशे के काले कारोबार का कच्चा चिट्ठा खोला। इस पूरी कार्रवाई में प्रोफेसर गैंग, जी हाँ, प्रोफेसर गैंग का कनेक्शन सामने आया, जो हाईटेक तरीके से इस शहर में जहर घोलने का काम कर रहा है। कैसे पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल सिंडिकेट की कमर तोड़ी? सोमवार की पूरी रात रायपुर पुलिस के एसीपी रैंक के आला अधिकारी और क्राइम ब्रांच की टीमें सड़कों पर थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गुमा गांव स्थित एक लॉजिस्टिक गोदाम और कबीर नगर के एक मकान पर एक साथ छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 2 मुख्य संदेहियों को हिरासत में लिया, जिनसे गुप्त स्थान पर पूछताछ जारी है। पुलिस की कार्रवाई के पीछे रविवार को तेलीबांधा इलाके से हुई 4 गिरफ्तारियां हैं। पकड़े गए इन चारों आरोपियों ने पूछताछ में कबूल किया कि वे दिल्ली में बैठे बड़े तस्करों के इशारे पर रायपुर में ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं। ये आरोपी इतने शातिर हैं कि पुलिस को चकमा देने के लिए लोकेशन मैप और इंक्रिप्टेड चैटिंग का इस्तेमाल करते थे। माल की डिलीवरी करने के तुरंत बाद ये आरोपी अपनी लोकेशन बदल देते। इन्हीं की निशानदेही पर पुलिस ने कबीर नगर और वेयर हाउस में दबिश दी। चौंकाने वाली बात सामने आई कि शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक बड़े वेयर हाउस का इस्तेमाल ड्रग्स की खेप छिपाने और उसे छोटे पैकेटों में बांटकर शहर के भीतर भेजने का किया जा रहा है। पुलिस ने वहां से बड़ी मात्रा में संदिग्ध सामान और दस्तावेज जब्त किए। शुरुआती जांच के अनुसार हिरासत में लिए गए 2 संदिग्धों में एक पहले भी तस्करी के मामले में जेल जा चुका और उसे इस पूरे सिंडिकेट का मुख्य सप्लायर का सबसे भरोसेमंद साथी मानता है। रायपुर पुलिस का मानना है कि यह केवल एक स्थानीय गिरोह नहीं बल्कि एक अंतर्राज्यीय ड्रग्स सिंडिकेट है। इसके तार उड़ीसा, मध्य प्रदेश, दिल्ली जैसे राज्यों से जुड़े हैं। पुलिस उन व्हाइट कॉलर लोगों की तलाश कर रही है जो पर्दे के पीछे रहकर इस अवैध कारोबार को फाइनेंस कर रहे हैं। कमिश्नरेट के अधिकारियों का कहना है कि 2 संदिग्धों से पूछताछ के बाद शहर के कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है, जिस नशे की चैन का हिस्सा है। देखना होगा कि इस प्रोफेसर गैंग के पीछे का असली मास्टरमाइंड कब तक पुलिस की गिरफ्त में आता है। राजधानी रायपुर के पंडरी मोआ इलाके में संचालित साहस नशा मुक्ति केंद्र से मानवता को शर्मसार करने वाला एक वीडियो। ओडिशा के उमरकोट निवासी एक आदिवासी युवक अंकुर माझी को उसके परिजनों ने बड़े भरोसे के साथ नशे की लत छुड़ाने के लिए यहां भर्ती कराया था, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि जिस केंद्र को वो सुधार के समझ रहे हैं वहां उनका बेटा नरक जैसी यातनाएं झेलेगा। आरोप है कि केंद्र संचालिका के बेटे अनिकेश शर्मा ने अंकुर को पाइप से बेरहमी से पीटा। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी युवक के साथ हिंसक व्यवहार कर रहा है। मारपीट इतनी भयानक थी कि अंकुर की पीठ और गर्दन पर गहरे जख्म बन गए और उसकी चमड़ी भी छिल गई। परिजनों का आरोप है कि जब वे बेटे से मिलने जाते तो उन्हें न सिर्फ रोका जाता था बल्कि जाति सूचक गालियां देकर अपमानित भी किया जाता था। फरवरी में जब अंकुर घर लौटा तो उसको पीठ पर जख्मों के निशान और आंखों में दहशत देकर परिजन सन्न रह गए। डॉक्टरों के मुताबिक इस बर्बर पिटाई के कारण युवक का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और फिलहाल विशाखापट्टनम के एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। परिजनों की शिकायत पर पंडरी पुलिस ने आरोपी अनिकेश शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एक और चौंकाने वाला तथ्य आया कि दूसरे का नशा छुड़ाने का दावा करने वाली केंद्र की संचालिका का बेटा खुद जबरदस्त नशे का आदी है और फिलहाल टाटीबंद के एक दूसरे नशा मुक्ति केंद्र में इलाज करा रहा है। पुलिस ने केंद्र के संचालन से जुड़े सभी दस्तावेज तलब किए हैं
आरोपी की रिपोर्ट आने के बाद उसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू होगी। ये घटना केवल एक मारपीट का मामला नहीं बल्कि उन हजारों परिवार के विश्वास की हत्या है जो अपने बच्चों को, अपने लोगों को सुधारने के लिए नशा मुक्ति केंद्रों के दरवाजे ठकठकाते हैं। सभी नशा मुक्ति केंद्रों की बारीकी से पुलिस को जांच करनी चाहिए। जबलपुर के हनुमान ताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत हड्डी गोदाम पास बीती रात सनसनी फैल गई जब एक बारात के दौरान सरेराह हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। मृतक की पहचान आदिल उर्फ मोनू के रूप में हुई, जो पेशे से घोड़े वाला था और बारात में अपनी घोड़ी लेकर आया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बारात के दौरान रास्ते से घोड़ी हटाने को लेकर मुख्य आरोपी जैशान और आदिल के बीच बहस शुरू हुई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि जैशान ने अपने करीब 7 साथियों के साथ मिलकर आदिल पर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने आओ देखा ना ताओ आदिल पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिया। आदिल लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा और हमलावर मौके से फरार। आनंद फानन में घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस निर्मम हत्या के बाद हनुमान ताल क्षेत्र में तनाव का माहौल है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। स्थानीय लोगों में इस वारदात को लेकर भारी रोष देखा जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में हत्या का मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुख्य आरोपी जिशान और उसके साथियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू है। दावा है कि जल्द ही सभी फरार आरोपियों को सलाखों के पीछे जेल भेज दिया जाएगा। की रात करीबन 12:15 बजे सलाटर हाउस के सामने चाकूबाजी की घटना होने से सादिल उर्फ मोनू को विक्टोरिया अस्पताल लाए थे, जहां पर उसकी डेथ हो गई है। अपराध पंजीबद्ध, हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अभी 100 पंचनामा करके इसको मेडिकल के लिए भेज रहे हैं। आरोपियों की कुछ शनाख्ती होती है? हाँ, आरोपियों का नाम हुआ है कि जिशान एवं अन्य आरोपी चाकू से मारपीट करके जो है इसकी हत्या की है। कारण कुछ पता चला? हाँ, घोड़ी हटाने की बात को लेकर के ये मृतक जो है तो ये घोड़ी बग्घी शादी पार्टी में लगाने का काम करता था और शादी पार्टी के लिए ही गया था। आरोपियों से घोड़ी हटाने की बात को लेकर के जो है तो आज इसको चाकूबाजी करके उसकी हत्या की। सीधी जिले के कोल्हूडी गांव में रोशन सिंह चौहान के सूने मकान में हुई बड़ी चोरी ने पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी। चोरों ने न केवल घर का ताला तोड़ा बल्कि अलमारी साफ कर सोने चांदी के जेवर और नकदी पर भी हाथ साफ किया। मामले की गंभीरता को देखते एसपी संतोष पुरी ने एसआईटी का गठन किया, जिसने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस अंधे कत्ल जैसे चोरी की जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस की साइबर सेल और स्थानीय टीम ने शहर से लेकर टोल प्लाजा तक के 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगवा ले। इस कड़ी मशक्कत के बाद एक संदिग्ध सफेद आर्टिगा कार पुलिस के रडार पर आई। तकनीक का सहारा लेते हुए पुलिस ने इस कार का पीछा करना शुरू किया, जो उन्हें सीधी से 1200 किलोमीटर दूर धार जिले के टांडा और पाक थाना क्षेत्र के घल्ले जंगलों तक ले गई। सीधी पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से धार के जंगलों में घेराबंदी की और 2 मुख्य आरोपियों दिनेश मंडलोई और अदन अलावा को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से पुलिस ने 40 ग्राम सोना, 450 ग्राम चांदी और चोरी की वारदात में इस्तेमाल की गई आर्टिगा कार बरामद की। इतना ही नहीं, पुलिस ने वह इको ओमनी कार भी जब्त की जिसे आरोपियों ने चोरी के पैसों से खरीदा था। कुल बरामद माल की कीमत 23,80,000 रुपये बताई जा रही है। एसपी संतोष पुरी के निर्देशन में इस सफल ऑपरेशन के बाद पुलिस अब गिरोह के अन्य फरार सदस्यों की तलाश कर रही है। पकड़े गए दोनों आरोपियों को सोमवार को न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान अन्य जिलों और राज्यों में हुई चोरी की वारदातों के बड़े खुलासे हो सकते हैं। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा खास प्रोग्राम गुनाह की चिट्ठी दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना।
क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिशों को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह की आहट को पहचाने, तो शायद समाज में गुनाह कुछ कम हो। इसलिए देखते रहिए हमारे साथ गुनाह की चीटें। नमस्कार।